जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने राज्य सरकार की बातें कर ली हैं। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, इन सब चीज़ों की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे हम जो राज्य की न्यायिक प्रक्रिया है, जो सबसे बड़ी राज्य की अदालतें हैं उनकी हम बात करेंगे कि राज्य की जो सबसे सर्वोच्च शिखर पे बैठी जो अदालत है, जो न्यायालय है, वो क्या होता है, कौन सा होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसका गठन कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों की आज हम इस राज्य उच्च न्यायालय के वीडियो में बात करेंगे। राज्य उच्च न्यायालय, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या होता है हमारे देश में त्रिस्तरीय, क्या है, त्रिस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया है। त्रिस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया है, आप इसको ऐसे जान सकते हैं। मतलब हमारे देश के शीर्ष पर क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी ये सिर्फ एक है, पूरे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है। फिर आते हैं कुछ हाई कोर्ट्स, वर्तमान में कितने हैं, 25। अब ये आप कहेंगे कि राज्य में उच्च न्यायालय होता है, तो राज्य तो 28 है, साथ में फिर कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और जिसमें से दिल्ली को तो अलग से उच्च न्यायालय दिया हुआ है। तो दोस्तों, बात क्या होती है कि जो हमारा हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट कभी कभी दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का भी गठन संसद द्वारा कर दिया जाता है। दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का गठन किसके द्वारा किया गया, संसद के द्वारा। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में कितने हैं, सिर्फ 25 ही उच्च न्यायालय है। और इन उच्च न्यायालय से भी नीचे क्या होते हैं, लोअर कोर्ट, आप जिनको क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और आपके तहसील स्तर पे कोर्ट होती है, उपखंड स्तर पे कोर्ट होती है, वो सब क्या है, वो सब लोअर कोर्ट्स हैं। इनकी संख्या काफी है। और हाई कोर्ट कितने हैं, 25, और आपका सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है पूरे भारत में। तो ये बात हो गई हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया की। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे कि राज्य उच्च न्यायालय की। ठीक है दोस्तों, अब राज्य उच्च न्यायालय की हम जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 214, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे आर्टिकल 214 की। 214 आर्टिकल आपसे क्या कहता है कि राज्य के लिए क्या होगा, मतलब राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था जो होगी वो राज्य का उच्च न्यायालय होगा। और दूसरी बात इसी आर्टिकल में कही गई है कि आर्टिकल 231 में कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की क्या की जा सकती है, स्थापना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी। ठीक है दोस्तों, अब बात हो गई राज्य उच्च न्यायालय की। अब राज्य उच्च न्यायालय की हमने बात करी और आर्टिकल 214 की बात कर ली। अब हम देखते हैं इसकी संरचना और इसकी नियुक्ति। तो हम बात करेंगे अब राज्य उच्च न्यायालय की संरचना और नियुक्ति की। देखिए, राज्य उच्च न्यायालय जो होता है ना दोस्तों, इसकी संरचना और नियुक्ति आर्टिकल 216 के अनुसार, आर्टिकल 216 में कहा गया है कि राज्य उच्च न्यायालय में क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, एक तो क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, और अन्य न्यायाधीश। अब आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की संख्या तो बता दी थी 33, लेकिन यहां पे नहीं बता रहे, अन्य न्यायाधीश ही लिख दिया, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो एक होगा, लेकिन भिन्न भिन्न हाई कोर्ट्स में 25 अलग अलग हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में कितने हैं, 25 हैं। 25 अलग अलग हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश जो हैं उनकी संख्या अलग अलग है। हर राज्य के हाई कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता ही है, लेकिन अन्य न्यायाधीश जो है उनकी संख्या अलग अलग है। और इसके लिए ये क्या है, क्वेश्चन है कि जो संख्या है ना, वो संख्या किस पर निर्भर करती है, संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, मतलब राष्ट्रपति क्या करता है, निर्धारित करता है
ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है। मतलब ऐसे नहीं है स्वविवेकीय शक्ति, वही आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि किसी न्यायालय में कितने न्यायाधीश होने चाहिए। अब ऐसे भी नहीं है कि राष्ट्रपति का मन किया तो 100 न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति का मन किया तो 2 न्यायाधीश रह गए। कार्य का बोझ देखेगा। क्या देखेगा, कार्य का बोझ, कि संबंधित न्यायालय में कितना कार्य का बोझ है, ये कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा। और उसके आधार पे क्या करेगा, जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या निर्धारित करेगा। ये तो क्या हो गई इसकी संरचना। अब इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति चीफ जस्टिस प्लस अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो अब नियुक्ति हम देख लेते हैं। नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है दोस्तों। किसकी सिफारिश पर, वही आपके कॉलेजियम की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए, चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या करेगा, से विमर्श करेगा। कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। मतलब भारत का राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालयों में चीफ जस्टिस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, उन सबकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। किसके तहत करेगा, आर्टिकल 217 के तहत। आर्टिकल 217 के तहत चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की क्या कर देगा, नियुक्ति। फिर अब ये नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, किसकी सिफारिश पे की, वही कॉलेजियम की सिफारिश पे। कौन सा कॉलेजियम, जो हमने सर्वोच्च न्यायालय में देखा था। भाई अगर आप में से किसी को कोई समस्या है कॉलेजियम को लेकर के तो आई बटन पे क्लिक करिए और SC वाला हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय वाला वीडियो है आप उसको देखिए, ताकि आपको जो कॉलेजियम से संबंधित कोई भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी नियुक्ति से संबंधित जब भी परामर्श होगा ना, तो राष्ट्रपति किससे करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा किससे करेगा, राज्यों के राज्यपाल से। जैसे अगर मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की हमें क्या करनी है, नियुक्ति करनी है, हमें नहीं मतलब राष्ट्रपति को, तो वो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे लेगा सहमति, सहमति की बजाय परामर्श लेगा। और संबंधित राज्य का राज्यपाल, जो भी राजस्थान के राज्यपाल होंगे, उनसे क्या करेगा, परामर्श लेगा। अब भारत के CJI तो वर्तमान में मैंने आपको बता ही दिया था कौन है, शरद अरविंद बोबड़े साहब, SC के वीडियो में बताया था ना। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र साहब। तो इन दोनों से क्या करेगा, परामर्श करेगा, और परामर्श करके इनकी क्या करेगा, नियुक्ति। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं हम, जो देखिए नियुक्ति, और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का, जिसके आधार पे हमने NJAC बनाया था, फिर NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो उन सब चीजों का तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में। तो ये भी था एक छोटा सा मैटर, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम इनकी योग्यताएं। देखिए, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आपको किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होगी ना, तो अब हम योग्यताएं देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इनकी योग्यताएं। योग्यताएं देखिए, इसकी जो योग्यताएं होती हैं, ये तो हर चीज में एक योग्यता होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और उम्र जो है,
उम्र जो है न्यूनतम उम्र तय नहीं, न्यूनतम उम्र तय नहीं, ठीक है। या भारत में, देखिए इसकी जो योग्यता है ना वो है भारत में न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव, 10 वर्ष का उसको क्या हो, अनुभव हो। भारत में न्यायिक कार्यों में क्या है, 10 वर्ष का अनुभव हो, और या फिर 10 वर्ष से लगातार वो क्या है, अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता मतलब बैरिस्टर रह चुका हो, वकील रह चुका हो। ये क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर 10 साल से लगातार वकील है तो भी उसको क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी योग्यताएं। अब बात करते हैं इसकी शपथ की। अब जो इनको शपथ है ना, इनकी शपथ का आर्टिकल 219 में उल्लेख है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। अब राज्यपाल या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अब क्या होता है दोस्तों, हर राज्य में ये परंपरा सी बना दी गई है कि जो मुख्य न्यायाधीश आता है उसको तो राज्यपाल शपथ दिलवाता है, और फिर राज्यपाल जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको अधिकृत कर देता है। क्या कर देता है, अधिकृत, वैलिड बना देता है। किस चीज के लिए, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाने के लिए। तो ये तो बात किसकी हो गई, उनको शपथ कौन दिलवाएगा। अब उसकी शपथ क्या है, तो शपथ है कि वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेगा। ठीक है दोस्तों, भारत की एकता व अखंडता को, एकता, प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। अखंडता को क्या करेगा, अक्षुण्ण रखेगा। ठीक है, संविधान और विधि के अनुसार लोगों के लिए क्या करेगा, न्याय करेगा। ये सारी क्या है, शपथ ही है। जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं वही शपथ यहाँ पे है। संविधान विधि के अनुसार न्याय करेगा, और जो भी कोई विचार उसके समक्ष लाया जाएगा, विषय उसके समक्ष लाया जाएगा, उस पर बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के क्या करेगा, वो निर्णय लेगा। तो ये क्या हो गई, इसकी शपथ हो गई। अब बात करेंगे हम इनके वेतन और भत्तों की। किसकी बात करेंगे, वेतन और भत्तों की। अब जो वेतन और भत्ते हैं ना, उनका उल्लेख कहां दिया हुआ है, तो वेतन और भत्ते आर्टिकल 221 में। कहां दिया हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 221 में। अब आर्टिकल 221 कहता है कि जो इनके वेतन और भत्ते हैं, तो अब वेतन और भत्ते, पहले हम वेतन भत्ते देख लेते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का, तो वही 2018 में इनके सबके भत्ते बढ़ाए गए। 2018 में 90,000 से बढ़ाकर 90,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2.5 लाख। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश, अब उन अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो कितना कर दिया, 2018 में बढ़ाकर के 80,000 से 2.28 लाख। ठीक है, इसके अलावा इनको जो भत्ते होंगे, जो इनको सारी सुख सुविधाएं होंगी न्यायाधीशों के लिए तय की गई हैं, वो सब सुख सुविधाएं भी इनको मिलेंगी। अब जो इनके ये होते हैं ना दोस्तों, इन दोनों के जो वेतन और भत्ते हैं, ये वेतन और भत्ते, वेतन एवं भत्ते, ये तो कहां है, राज्य की संचित निधि पर भारित, राज्य की संचित निधि पर भारित। ठीक है, और जो इसकी पेंशन है, क्या है, पेंशन कितनी होगी, अंतिम माह के वेतन का
अंतिम माह के वेतन का 50%। और जो ये पेंशन है ना, ये भारत की संचित निधि पर आधारित, भारत की संचित निधि पर आधारित। भाई क्या कर रहा है ये, सेवा कहाँ दे रहा है, सेवा दे रहा है राज्यों में, तो वेतन कहाँ से मिलेगा, राज्यों की संचित निधि से। अब पेंशन क्या कौन देगा, जब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी, ये केंद्र सरकार ने इसको नियुक्त किया था, तो पेंशन कौन देगा, भारत की संचित निधि पर आधारित। और जो संचित निधि से जो व्यय होते हैं ना, उन पे कोई भी विचार नहीं होता है, उन पे मतदान भी नहीं होता है। तो ये हो गई अब बात इनके वेतन और भत्तों की। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके कार्यकाल की। किसकी बात करेंगे, कार्यकाल की। अब इनका जो कार्यकाल होता है ना दोस्तों, वो है 62 वर्ष की उम्र तक। यानी जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालयों के या मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र तक। मतलब न्यूनतम तय नहीं की गई थी, लेकिन अधिकतम सीमा कितनी है, 62 वर्ष की उम्र तक। ये क्या इनका कार्यकाल है, 62 वर्ष की उम्र तक। ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को। अब आप इनको क्या है, हटाएगा कौन, देखो हटाने की शक्ति, हटाने की शक्ति कौन किसको है, संसद की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को क्या है, इनको हटाने की शक्ति है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो नियुक्ति है वो अगर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाती है, अगर नियुक्ति एससी में जज के रूप में हो जाती है, तो हाई कोर्ट में जज के रूप में पद स्वतः खाली हो जाता है, पद स्वतः खाली हो जाता है। उसके लिए क्या है, इनको क्या नहीं करना पड़ता, त्यागपत्र नहीं हो जाता है, सकता है नहीं जाता है। मतलब क्या किया, मतलब ये किया कि जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कर दी, तो फिर हाई कोर्ट में इनका जो पद है वो खाली हो जाएगा। और इनको हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की प्रक्रिया तो वही है ना कि संसद वाली महाभियोग की प्रक्रिया, संसद की महाभियोग की प्रक्रिया। आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देखेंगे, वहां पे आपको ये महाभियोग की प्रक्रिया मिलेगी। और महाभियोग की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के वीडियो में भी है, साथ में राष्ट्रपति के वीडियो में भी है। आप दोनों में इस महाभियोग की प्रक्रिया को अच्छे से समझ और जान पाएंगे। राष्ट्रपति के वीडियो में सिर्फ राष्ट्रपति का महाभियोग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वीडियो में सभी जजों के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया काम में ली जाएगी ना, जिस प्रक्रिया के तहत उन पर महाभियोग लगाया जाएगा, उसी की हमने क्या है बात की है दोस्तों। तो ये हो गया इनका कार्यकाल। अब हम बात करेंगे इनके स्थानांतरण की। किसकी बात करेंगे, इनके स्थानांतरण की। तो स्थानांतरण जो होता है ना इनका, करेगा तो कौन, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पे करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, सॉरी सिफारिश नहीं परामर्श, यानी पहले उनसे क्या करेगा, परामर्श लेगा कि क्या मैं इनका स्थानांतरण कर दूं, परामर्श के बाद। और ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ना, इसका कहां उल्लेख है, आपके आर्टिकल 222 में। आर्टिकल 222 में क्या है, स्थानांतरण का उल्लेख है। तो ये बात हो गई आपके किसकी, ये बात हो गई आपके न्यायाधीशों के कार्यकाल, उनका त्यागपत्र, उनको हटाने की शक्ति, उनको
हटाने की जो प्रक्रिया है उसकी बात कर ली हमने, और साथ में उनके स्थानांतरण की भी प्रक्रिया की हमने बात कर ली। अब बात हम करेंगे इनके जो कार्यवाहक न्यायाधीश होंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे, अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी वही थे और यहाँ भी वही है, कुछ छोटा सा डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, वरना फिर हम आगे बात करें। अब बात करेंगे हम इनके जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनेगा कोई, ठीक है, या फिर अतिरिक्त न्यायाधीश आएगा, या फिर किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, कार्यकारी न्यायाधीश जो थे उनको हम क्या करेंगे, लाएंगे। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अब जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, वो होंगे आर्टिकल 223, आर्टिकल 223 में क्या होगा, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्यों बनाया जाएगा, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इसलिए बनाया जाएगा कि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस क्या हो, अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, या हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कार्यों का या दायित्वों का क्या है, निर्वहन करने में क्या हो, निर्वहन करने में अक्षम हो या असमर्थ हो, क्या हो, अक्षम या असमर्थ हो। ठीक है, या फिर एससी के सीजे का पद क्या है, कुछ समय से, पद कुछ समय से रिक्त हो, या सीजे का त्यागपत्र या क्या हो जाए, मृत्यु हो। मान लीजिए क्या होता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाएगा, आर्टिकल 223 के तहत, कि हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो है तो अनुपस्थित हो, या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यों का वो निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए, या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद कुछ समय से क्या हो, रिक्त हो, या चीफ जस्टिस क्या कर दिया जाए, या तो त्यागपत्र दे दिया हो उसने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, और या फिर उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। अब बात करेंगे हम कार्यकारी अतिरिक्त न्यायाधीशों की, अतिरिक्त न्यायाधीश। अब जो अतिरिक्त न्यायाधीश है ना, इनका उल्लेख आर्टिकल 224 में है। अब क्या होगा, जैसे हाईकोर्ट में क्या है, कार्य का बोझ बढ़ गया, कार्य का बोझ क्या है, बढ़ गया, या अस्थायी रूप से क्या हुआ, मतलब अस्थायी रूप से कार्य का बोझ बढ़ गया, या बकाया कार्य अधिक हो, बकाया कार्य अधिक हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस संबंधित उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से परामर्श लेकर के न्यायाधीशों को क्या है, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश या आप कह सकते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर देता है। अब मान लीजिए अगर वो न्यायाधीश कोई वकील था या वो न्यायाधीश किसी लोअर कोर्ट का न्यायाधीश था, तो जिस दिन से उसकी नियुक्ति होती है तभी से उसको हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुख सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। अब बात करेंगे हम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की। अब हम बात करेंगे किसकी, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की। हम यही देख लेते हैं उसको, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। यहां मैं आपको बता देता हूं कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अब जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनका उल्लेख कहां है, आपके 224A में है। ठीक है दोस्तों, अब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए क्या कहता है कि एक तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से क्या करेगा, राष्ट्रपति परामर्श करेगा। ठीक है, और परामर्श करने के बाद संबंधित
संबंधित जो व्यक्ति, जो सेवानिवृत्त व्यक्ति आएगा, उसको चीफ जस्टिस, जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो उससे पहले तो अनुमति लेगा, और अनुमति लेने के बाद अगर वो सहमति दे देता है, तो सहमति देने के बाद इस व्यक्ति को, जो सेवानिवृत्त व्यक्ति है, इसको राष्ट्रपति द्वारा क्या करवा देगा, नियुक्त करवा देगा, या फिर वो स्वयं ही उसको कार्य करने के लिए कह देगा। कहने की बात है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के, अनुमति किससे ली जाएगी, राष्ट्रपति से, और फिर इस संबंधित जो व्यक्ति है, जो भी कोई ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, इससे सहमति लेकर के क्या कर दिया जाएगा, इनको हाईकोर्ट में कुछ समय के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी नियुक्ति दे दी जाएगी, ताकि कामकाज को ये देख सकें। अब बात करेंगे हम इसके बाद हाईकोर्ट की स्वतंत्रता की, तो ये आप एक बार इसको देख लीजिए। अब आपकी हाईकोर्ट क्या है, हाईकोर्ट की कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी हमने बात की थी, हम यहां भी बात करेंगे, ठीक है। अब हाईकोर्ट की स्वतंत्रताएं क्या है, हाईकोर्ट की स्वतंत्रताएं, एचसी की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। हाईकोर्ट की जो स्वतंत्रता है उसकी कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या है आपकी वही नियुक्ति, नियुक्ति की विधि। देखिए कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या है, स्वतंत्र रखा गया है। अब स्वतंत्र रखने में भी किस किस चीज ने योगदान दिया है, तो वो क्या है, नियुक्ति की विधि, ठीक है। दूसरा क्या है, इनके कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा। फिर क्या है, इनकी निश्चित सेवा शर्तें। देखिए यही सब चीजों की बात हमने कहाँ की थी, सुप्रीम कोर्ट के वीडियो में भी की थी, इसलिए मैं सिर्फ यहां पे टॉपिक वाइज इनकी बात करूंगा आपसे। इनके जो वेतन और पेंशन दोनों क्या होते हैं, संचित निधि पर भारित। वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित, और पेंशन भारत की संचित निधि या केंद्र की संचित निधि पर भारित। संचित निधि पर भारित व्यय न्यायाधीशों के आचरण पे, न्यायाधीशों के आचरण पर, आचरण पर क्या है, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा या जांच नहीं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। और लास्ट क्या है कि न्यायिक क्षेत्र में कटौती संभव नहीं, कटौती संभव नहीं। तो देखिए दोस्तों हाईकोर्ट की स्वतंत्रता कैसे हो रही है कि इनकी जो नियुक्ति की विधि है, देखिए इनकी जो नियुक्ति की विधि है, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी सबकी नियुक्ति वही राष्ट्रपति करेगा कोलेजियम की सिफारिश पे। इनको क्या मिलेगी, कार्यकाल की सुरक्षा मिलेगी। इनकी कुछ निश्चित सेवा शर्तें होंगी, सेवा शर्तें कि भाई इनको जो सुख सुविधाएं भत्ते हैं वो कैसे कैसे मिलेंगे। संचित निधि पर भारित व्यय, किस पर, संचित निधि पर भारित, यानी वेतन किस पे, राज्य की संचित निधि पे, और पेंशन किस पे, भारत की संचित निधि पे। न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा या जांच नहीं होगी, मतलब न्यायाधीश पद पर रहते हुए किस प्रकार का आचरण करता है उसकी कोई जांच नहीं हो सकती, ठीक है। और सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर क्या है, प्रतिबंध, यानी आर्टिकल 220 कहता है, देखिए आपका आर्टिकल 220 क्या कहता है कि जब सेवानिवृत्ति हो जाएगी हाईकोर्ट के जज की, तब वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही प्रैक्टिस कर सकता है। वो कहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता अधीनस्थ न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें कटौती संभव नहीं है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है और उसका क्षेत्राधिकार क्या है, मतलब हाई कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है और उसमें भी वो क्या क्या अधिकार रखता है, उन सब की बातें हम करेंगे। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 225 है वो हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र और क्षेत्राधिकार की बात करता है।
बात करते हैं हम इस हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र और क्षेत्राधिकार की। न्याय क्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार, न्याय क्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार कहाँ है? ये आर्टिकल 225 में। देखिए हमारा जो उच्च न्यायालय होता है इसका भी एक संबंधित क्या होता है, इसके कार्य क्षेत्र से संबंधित न्याय क्षेत्र भी होता है। अब वो न्याय क्षेत्र कैसा कैसा है तो वो हम देख लेते हैं। इसका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वह क्या क्या करेगा, तो ये क्या करता है, इसको सीधे सुनवाई का अधिकार है। देखिए जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ही क्या है कि इसको सीधे सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, सीधे सुनवाई का अधिकार। अब इसको सीधे सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। और दूसरा क्या है कि इसकी अधिकारिता जो है ना, इसकी अगर अधिकारिता या न्यायालय की क्या हो जाती है, अवमानना हो जाती है। मतलब इसका जो अधिकार क्षेत्र मान लीजिए ये एक राज्य में स्थित न्यायालय है, ये इसका क्या है, अधिकार क्षेत्र है, न्याय क्षेत्र है। अब इस न्याय क्षेत्र में अगर कोई इसकी अवमानना करता है ना, इसकी बातें नहीं मानी जाती, इसके जो डिसीजन है अगर उनको ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय नहीं देते हैं ना, तो न्यायालय की क्या मानी जाती है, अवमानना। क्या मानी जाती है, अवमानना। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस पे है, अधिकारिता का, अधिकारिता का मामला एवं न्यायिक अवमानना या फिर न्यायालय की अवमानना, इन पर क्या कर सकता है, ये खुद ही बिना अपील के क्या कर सकता है, अवमानना। बिना अपील के सीधे क्या कर सकता है, इनके लिए सुनवाई कर सकता है। और नेक्स्ट क्या है आपका, सांसदों, मतलब जो भी सांसद का उस राज्य से, संबंधित राज्य से क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है। सांसदों एवं विधानसभा, विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन, क्या, निर्वाचन संबंधी मामले, निर्वाचन संबंधी क्या है, जो भी मामले होंगे उनकी जांच या उन पर निर्णय कौन करेगा, उनकी सुनवाई कौन करेगा, आपका राज्य उच्च न्यायालय। आपका राज्य उच्च न्यायालय क्या करेगा, संबंधित राज्य से जो सांसद है वो और विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी उसको समस्या लगी तो उस पर सीधे क्या करेगा, सुनवाई करेगा। नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। देखिए अनुच्छेद 32 में जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के तहत तो किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। और अनुच्छेद 226 के तहत किसको है, ये है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, रिट वगैरह जारी कर सकता है। और इसका जो न्याय क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में क्या होता है, बड़ा भी होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, संविधान की व्याख्या ये भी करता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित संविधान की व्याख्या से संबंधित अधीनस्थ न्याय संबंधित मामलों का अधीनस्थ न्यायालयों से क्या करेगा, स्थानांतरण। अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरण। अब संविधान की व्याख्या संबंधित मामलों का क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा आर्टिकल 228 के तहत। मान लीजिए
कोई संविधान से संबंधित मामला लोअर कोर्ट में चला गया। अब लोअर कोर्ट तो क्या है, संविधान की व्याख्या करने के लिए अधिकृत ही नहीं है। अधिकृत कौन है, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो 228 के तहत इन मामलों को क्या करेगा, खुद के पास बुला लेगा और इन मामलों पर सीधे सुनवाई करेगा। तो देखिए, एक तो इसकी अधिकारिता का मामला होता है, एक न्यायालय की अवमानना, इन पर सीधे सुनवाई करेगा। सांसद और विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उनके निर्वाचन से संबंधित मामलों पर सीधे सुनवाई करेगा। नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जब सुनवाई करेगा तो किसके तहत करेगा, 226 के तहत। और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले अधीनस्थ न्यायालयों से खुद के पास स्थानांतरित करवा लेगा तो किसके तहत करवाएगा, 228 के तहत। ये सब अनुच्छेदों के नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम बात करते हैं रिट क्षेत्राधिकार की। अब बात करेंगे हम इसके रिट क्षेत्राधिकार की, किस मामलों में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है, आपका उच्च न्यायालय। तो ये है इसका रिट क्षेत्राधिकार। तो ये कह रहा है कि देखिए, मैंने वहां पे आर्टिकल 226 में आपको मूल अधिकारों का परिवर्तन बताया था ना, तो रिट क्षेत्राधिकार भी किस में आता है, 226 में आएगा। तो 226 के तहत मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित के प्रवर्तन तथा अन्य किसी, देखिए मैंने पहले ही बताया था, रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है, बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित रिट जारी करती थी, लेकिन हाई कोर्ट रिट वही है पांचों, लेकिन जारी अन्य किसी मामलों में भी, रिट जारी करने का अधिकार। और रिट तो आपको पता ही है, सारी की सारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। तो उनकी बात हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी कर चुके हैं, उनकी बात हम मूल अधिकारों में भी कर चुके हैं। तो आप वहां पे चाहें तो वीडियो देख सकते हैं और वीडियो देख करके भी आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि देखिए, एक मामला आया था 1997 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, नाम था उसका चंद्र कुमार केस। चंद्र कुमार मामला, चंद्र कुमार वाद कह दो आप इसको। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, चंद्र कुमार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार मूल ढांचे का अंग है। किसका है, मूल ढांचे का अंग है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब केशवानंद भारती वाद 1973 में मूल ढांचे की अवधारणा दी थी, तब कहा था कि हम समय समय पर इस मूल ढांचे को परिभाषित करेंगे। तो 1997 में उन्होंने इस मूल ढांचे को एक बार फिर से परिभाषित करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए व्यवस्था दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार है ना, वो मूल ढांचे का अंग है। और वो मूल ढांचे का अंग क्यों है, क्योंकि वो लगभग मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित ही रिट जारी करता है। दोस्तों, इसमें ये जो क्षेत्राधिकार है ना, इसमें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता,
तो ये बात हो गई दोस्तों आपके किसकी, चंद्र कुमार वाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी कि जो रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति है ना, वो मूल ढांचे का अंग है और आप इसमें संविधान संशोधन करके भी कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते। अब बात करेंगे हम आगे इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार की। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है ना, वो क्या होता है, वो संबंधित राज्य के दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों में होता है। मतलब क्या कर सकते हैं कि हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपील। किस किस मामले में, आपके दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों में अपील ही है क्षेत्राधिकार। किस किस में है, दीवानी और फौजदारी मामले, दीवानी प्लस फौजदारी दोनों ही मामलों में हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। किस में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है इसका पर्यवेक्षीय अधिकार, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। अब जो पर्यवेक्षण करने का जो इसका क्षेत्राधिकार है ना दोस्तों, ये कहां है, आपके आर्टिकल 227 में। और आर्टिकल 227 के तहत यह कह रहा है कि मैं हमारे राज्य से मतलब जिस राज्य में हाईकोर्ट उपस्थित है, गठित है, स्थापना की गई है, उसका क्या करेगा, उसके अधीनस्थ न्यायालयों पे क्या करेगा, ये सुपरविजन करेगा, उनका नियंत्रण और निर्देशन करेगा। तो अपने क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालयों अपने क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलाप पर नजर कौन रखेगा, आपका हाई कोर्ट रखेगा। अब इनके जो मामले हैं ना, वो स्वयं के पास मंगवाएगा, मामले स्वयं के पास मंगवा सकता है, स्वयं के पास मंगवा सकता है। और क्या करेगा, इनके लिए सामान्य नियम तैयार करेगा, सामान्य नियम तैयार व जारी करेगा। देखिए क्या करेगा, अपने जो छोटे न्यायालय होंगे उनका क्या करेगा, सुपरविजन करेगा, पर्यवेक्षण करेगा आर्टिकल 227 के तहत। और अपने क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलाप पे क्या रखेगा, नजर रखेगा। मामले खुद के पास क्या करेगा, मंगवा सकता है। इनमें जो मामले होंगे उनको खुद के पास क्या करेगा, मंगवा सकता है। और इनमें कार्यवाही किस प्रकार से होगी, उसके लिए क्या करेगा, सामान्य नियम तय करेगा और उनको जारी करेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका इसमें कि अधीनस्थ न्यायालयों पे क्या करेगा, ये नियंत्रण करेगा। अधीनस्थ न्यायालयों पे, देखिए ये तो था इनका पर्यवेक्षण, अब क्या करेगा, अधीनस्थ न्यायालयों पे नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पे क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। और नियंत्रण कैसे करेगा कि ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, जिला न्यायाधीशों क्या करेगा, नियुक्ति, उनकी तैनाती कि वो काम किस प्रकार से करेंगे, और उनकी प्रोन्नति, पदोन्नति पर नियंत्रण करेगा।
मतलब हाईकोर्ट की सलाह पर ही राज्यपाल बाकी कार्य क्या करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह करता है ना, मैंने आपको बताया था राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में। तो ये क्या करता है, उन पर नियंत्रण रखता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल जो करेगा वो हाईकोर्ट की सलाह से ही करेगा। नेक्स्ट क्या है, राज्य की जो न्यायिक सेवाएं होती हैं, जो न्यायिक यानी और भी जो छोटी न्यायिक सेवा होती है, जैसे उपखंड मजिस्ट्रेट होता है और किसी तहसील स्तर पर कोई मजिस्ट्रेट होता है, तो उन सब की नियुक्ति, तैनाती और प्रोन्नति पर क्या करेगा, नजर, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासन, अनुशासन बनाए रखने, अवकाश, जो कितनी वो छुट्टियां लेते हैं पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या है, जो इसके जो कानून होंगे ना, इसके जो कानून होंगे वो मानने, इसके कानून या इसके निर्णय मानने के लिए सभी लोअर कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय, वो क्या है, बाध्य हैं। मतलब कह रहा है कि आपके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, प्रोन्नति पर नियंत्रण करेगा। राज्य की जो सहायक न्यायिक सेवाएं हैं उनमें जो नियुक्ति, तैनाती, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासन की मतलब वो कार्य अनुशासित रूप से करे, भ्रष्ट होकर नहीं करे। अवकाश पर नियंत्रण की वो कम अवकाश ले और कार्य करने पर ज्यादा ध्यान दे, इन पर नियंत्रण करेगा। और इसके कानून या इसके जो निर्णय है वो मानने के लिए क्या होंगे, सभी लोअर कोर्ट बाध्य होंगे। अब बात एक बार इसको आप देखिए, फिर बात करेंगे हम इसके अभिलेखीय न्यायालय होने पर। अब ये क्या है, अभिलेखीय न्यायालय कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का प्रथम अभिलेखीय न्यायालय है, तो हाई कोर्ट क्या है, राज्य का प्रथम अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय। अब जो अभिलेखीय न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट भारत का एकमात्र अभिलेखीय न्यायालय है, और जो आपके हाई कोर्ट है वो राज्य के शीर्ष अभिलेखीय न्यायालय, सिर्फ राज्य के लिए। क्योंकि सेंट्रल तौर पे तो इनके लिए भी, उच्च न्यायालयों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, स्वयं एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। तो अभिलेखीय न्यायालय होंगे, और आर्टिकल 215 में इसका क्या है, उल्लेख है कि जो हाई कोर्ट है वो क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय के फैसले, उच्च न्यायालय के फैसले, ठीक है, उनकी कार्यवाही, उच्च न्यायालय के फैसले हो गए, उच्च न्यायालय की कार्यवाही हो गई, और जो इनके कार्य हैं, और क्या है इनके कार्य है, शाश्वत विधि, शाश्वत स्मृति और विधि के रूप में क्या होंगे, अभिलेखीय होंगे। शाश्वत मतलब ये क्या होंगे, इसके जो निर्णय हैं, इसके जो कार्य हैं वो क्या होंगे, स्मृति बन जाएंगे। और परिसाक्ष्य, परिसाक्ष्य यानी इनका क्या है, उदाहरण दिया जाएगा। परिसाक्ष्य से मतलब क्या है, जब कभी लोअर कोर्ट किसी निर्णय पर, किसी मामले पर निर्णय देगी तो इन्हीं फैसलों का क्या करेगी, उदाहरण देगी। परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं, रखे जाते हैं किसके, हाई कोर्ट के निर्णय। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना पर क्या करेगा, साधारण कारावास, साधारण कारावास या आर्थिक दंड, मतलब या तो आपको कारावास देगा या आप पर कुछ आर्थिक दंड कर देगा, उसके तहत आपको पैसे भरने पड़ेंगे, या दोनों। सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों। मतलब या तो
देखिए, अगर आपने न्यायालय की अवमानना की है तो वो आपको साधारण कारावास दे सकता है उच्च न्यायालय, या आप पर आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है, या आपको दोनों ही सजा दे सकता है कि आपको जैसे 7 साल का कारावास दे दिया गया और आप पर कुछ रुपयों का आर्थिक दंड 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो आपको क्या कर दिया, आर्थिक दंड दे दिया। उच्च न्यायालय के फैसले जो हैं, देखिए जब लोअर कोर्ट किसी मामले पर निर्णय देंगे तो वो उच्च न्यायालय के फैसलों का क्या करेंगे, संज्ञान लेंगे कि उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसी के आधार पर हम भी निर्णय देंगे। और अंतिम क्या है, अंतिम है इसका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, अब न्यायिक पुनरावलोकन जो करता है ये हमारा हाई कोर्ट, वो किस पर करता है, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्विलोकन। अब जो न्यायिक पुनर्विलोकन है ना, एक तो क्या है आर्टिकल 13 और 226। 13 में तो क्या है आपकी न्यायिक समीक्षा और 226 में इसके खुद के अधिकार हैं। ठीक है, तो किस पे करेगा ये, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल या संघ की कोई विधि या केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल या केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों की क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा। दोनों के अधिनियमों की क्या करेगा, न्यायिक समीक्षा। और किसके तहत करेगा, आपके आर्टिकल 13 और 226 के तहत। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे रह गई है वो अभी हम देख लेते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। बात है आर्टिकल 231, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, एक बार फिर से बता देता हूं। आर्टिकल 231, क्योंकि ये क्या है, एक क्वेश्चन फॉरम में आते हैं कि कौन कौन से राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कौन सा हाईकोर्ट बनाया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट की स्थापना। अब ये कहां कहां की गई है, कौन कौन से हाईकोर्ट के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों का भार है, तो सिर्फ हम वो देख रहे हैं यहां पर। तो कौन सा है, एक तो आपका केरल उच्च न्यायालय, ऐसे लिख देता हूं केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट के पास क्या है, केरल और लक्षद्वीप, किस किस का है भार, केरल प्लस लक्षद्वीप। ठीक है, एक आपका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, उसके पास किस किस का है, पंजाब प्लस हरियाणा, हरियाणा और प्लस के चंडीगढ़, एक प्रशासक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास आपका केरल पंजाब बंबई हाईकोर्ट, बंबई या मुंबई हाईकोर्ट, शायद इसका नाम अभी भी बंबई हाईकोर्ट ही चल रहा है। अब जो बंबई हाईकोर्ट है उसके पास किसका है, महाराष्ट्र प्लस गोवा प्लस आपके दादरा और नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्या है आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट। और जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है ना, इसके पास किस किस का है, असम, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, असम, नागालैंड, मिजोरम और प्लस में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये एक फैक्चुअल बात है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली। ये क्वेश्चंस भी हैं कि केरल हाईकोर्ट में न्यायिक क्षेत्र कहां कहां है, तो ये पूछा जाता है कई बार पेपर्स में। आर्टिकल 231 के तहत ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि 231 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए क्या है, हाईकोर्ट बनाई जाती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों
हमारे इस उच्च न्यायालय के वीडियो में इतना ही। बाकी राजस्थान के संदर्भ में बात हम एक वीडियो में जरूर कर लेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, और अगर आप हमारे चैनल CMI पर अभी भी नए हैं तो आप हमारे इस चैनल CMI को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।